शिक्षा और दुनिया, एडू अफेयर्स के साथ। नमस्कार। हाल ही में एक चुनाव हुआ और उसने नोटा को फिर से हेडलाइंस में ला दिया है। नोटा यानी नन ऑफ द अबव। तो आज हम इसी पर बात करने वाले हैं। आखिर ये विरोध का वोट है क्या? भारतीय लोकतंत्र में इसकी जगह क्या है? चलिए इसे थोड़ा और करीब से समझते हैं। 2,18,674 ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, ये एक चुनावी इतिहास है जो इस बार इंदौर लोकसभा क्षेत्र में लिखा गया। और यही नंबर हमारी आज की पूरी बातचीत का सेंटर पॉइंट है, क्योंकि इसने दिखाया है कि नोटा का असर कितना जबरदस्त हो सकता है। अब जरा इस आंकड़े को पर्सपेक्टिव में रखते हैं। इंदौर से पहले नोटा का जो रिकॉर्ड था वो 2019 में बिहार के गोपालगंज में बना था, करीब 51,000 वोटों का। और इंदौर ने उस रिकॉर्ड को ऐसे वैसे नहीं बल्कि 4 गुना से भी ज्यादा के मार्जिन से तोड़ दिया। ये दिखाता है कि ये सिर्फ कुछ लोगों का गुस्सा नहीं था, ये एक बहुत बड़ा और शायद संगठित विरोध था। ठीक है, तो आज हम क्या क्या देखने वाले हैं। पहले तो इंदौर में जो हुआ उस रिकॉर्ड तोड़ विरोध की कहानी, फिर हम समझेंगे कि ये राइट टू रिजेक्ट यानी नोटा आया कहां से है, इसकी ताकत क्या है और इसमें विरोधाभास क्या है। फिर हम इस बहस में उतरेंगे कि क्या नोटा सच में असरदार है, और आखिर में हम देखेंगे कि इस असहमति के वोट का भविष्य क्या हो सकता है। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं इंदौर की। आखिर ऐसा क्या हुआ वहां कि नोटा पूरे देश में चर्चा का विषय बन गया? इंदौर में जो हुआ वो कमाल का था। जीतने वाले कैंडिडेट तो बहुत बड़े मार्जिन से जीते, लेकिन मजेदार बात यह है कि दूसरे नंबर पर कोई और कैंडिडेट नहीं था बल्कि नोटा था। सोचिए, भारत के चुनावी इतिहास में यह पहली बार हुआ है कि नोटा रनर अप रहा हो। ये सिर्फ एक वोट नहीं था, ये एक बहुत बड़ा पॉलिटिकल मैसेज था। तो ये तो हुई इंदौर की बात, पर सवाल ये है कि ये नोटा का बटन हमारी ईवीएम मशीन में आया कहां से? चलिए अब थोड़ा इसके इतिहास और इसके पीछे के मकसद का समझते हैं। बहुत सीधे और सरल शब्दों में नोटा का मतलब है इनमें से कोई नहीं। ये वोटर्स को एक ऑफिशियल तरीका देता है ये कहने का कि भाई हमें चुनाव में खड़ा कोई भी उम्मीदवार पसंद नहीं है। ये अपना असंतोष जताने का एक गोपनीय और आधिकारिक तरीका है। ये नोटा का आइडिया कोई रातों रात नहीं आया, इसकी कहानी काफी लंबी है। ये शुरू हुई 1999 में जब लॉ कमीशन ने इस पर बात की। फिर 2004 में इलेक्शन कमीशन ने इसे आगे बढ़ाया ताकि वोटर्स की प्राइवेसी बनी रहे। और फिर 2013 में पीपल्स यूनियन फॉर सिविल लिबर्टीज यानी PUCL की एक PIL पर सुप्रीम कोर्ट ने वो ऐतिहासिक फैसला दिया, जिसके बाद ईवीएम में नोटा का बटन शामिल हुआ। तो सवाल यह है कि नोटा को लाया क्यों गया था, इसका मकसद क्या था और क्या ये अपने मकसद में कामयाब हो पाया है? चलिए इसकी उम्मीदों और असलियत के बीच का फासला देखते हैं। देखिए, नोटा लाने के पीछे 4 बड़े कारण थे। पहला, वोटर्स को अपनी नाराजगी जाहिर करने का एक प्लेटफॉर्म देना। दूसरा, उन लोगों को भी वोटिंग के लिए बाहर निकालना जो सोचते थे कि वोट दें तो किसको दें। तीसरा, वोट की सीक्रेसी बनाए रखना। और चौथा और सबसे जरूरी, ये वोटर्स को एक तरह से अस्वीकार करने का अधिकार देता है। सब कुछ सुनने में तो अच्छा लगता है ना? लेकिन अब जरा इस नंबर पर गौर कीजिए, 40%। ये एक ऐसा आंकड़ा है जो नोटा की सफलता पर एक बहुत बड़ा सवालिया निशान लगाता है। तो क्या है ये 40%? एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स यानी ADR की एक रिपोर्ट बताती है कि हमारे 40% मौजूदा सांसदों पर क्रिमिनल केस चल रहे हैं। अब सोचिए, नोटा लाने का एक बड़ा मकसद तो यही था ना कि पार्टियां साफ सुथरे कैंडिडेट उतारने पर मजबूर होंगी। लेकिन 10 साल बाद भी ये आंकड़ा बताता है कि जमीनी हकीकत शायद ज्यादा नहीं बदली है। और यहीं से ये बड़ी बहस शुरू होती है। क्या नोटा वाकई में असरदार है या ये सिर्फ एक दंतहीन बाग बनकर रह गया है? मतलब एक ऐसा हथियार जिसमें दहाड़ तो है पर काटने के लिए दांत नहीं। चलिए इस सवाल की तह तक जाते हैं। इस बहस को समझने के लिए सुप्रीम कोर्ट की एक हालिया टिप्पणी से बेहतर कुछ नहीं हो सकता। इसी साल फरवरी 2024 में कोर्ट ने खुद पूछा, हम 10 साल से नोटा इस्तेमाल कर रहे हैं, क्या कैंडिडेट्स की क्वालिटी सुधरी है? उन्हें तो आज भी जिताऊ होने के आधार पर चुना जा रहा है, न कि नैतिकता के आधार पर। यह देश की सबसे बड़ी अदालत का ऑब्जर्वेशन है, बहुत मायने रखता है ये। और यहीं पर
नोटा की सबसे बड़ी और शायद सबसे कमजोर कड़ी सामने आती है। उम्मीद ये थी कि नोटा पार्टियों पर प्रेशर बनाएगा, लेकिन असलियत क्या है? असलियत ये है कि नोटा के वोटों की कोई कानूनी वैल्यू नहीं है। मतलब अगर नोटा को सबसे ज्यादा वोट मिल भी जाएं, तो भी चुनाव कौन जीतेगा? जो दूसरे नंबर पर आया है ना अजीब? तो जो लोग नोटा की आलोचना करते हैं वो कुछ बड़ी बातें कहते हैं। पहली, कि इसका कोई चुनावी मूल्य ही नहीं है, ये बस एक सांकेतिक वोट है। दूसरी बात, ये सच में अस्वीकार करने का अधिकार नहीं है, ये तो बस नकारात्मक राय दर्ज करने का अधिकार है। तीसरा, ये इलेक्टोरल वैक्यूम या चुनावी शून्य की चिंता पैदा करता है। भाई, नोटा को इंसान तो है नहीं जो संसद में जाकर बैठेगा। और एक और दिक्कत, जहां कोई कैंडिडेट निर्विरोध जीत जाता है, वहां तो वोटर्स के पास नोटा दबाने का ऑप्शन ही नहीं होता। ठीक है, तो अगर नोटा में ये सब कमियां हैं, तो फिर इसका हल क्या है? क्या इसे ऐसा ही रहने दें या इसे और मजबूत बनाया जा सकता है? चलिए अब उन सुधारों पर बात करते हैं जिनकी मांग हो रही है। इसे दांत देने के लिए 3 बड़े सुझाव सामने आए हैं। नंबर 1, अगर किसी चुनाव में नोटा को सबसे ज्यादा वोट मिलते हैं तो उस चुनाव को रद्द कर दिया जाए और फिर से इलेक्शन हो। नंबर 2, जो कैंडिडेट्स नोटा से हार जाएं उन्हें उस री इलेक्शन में लड़ने से बैन कर दिया जाए। और नंबर 3, दोबारा चुनाव कराने का जो भी खर्चा आए वो उन पार्टियों से वसूला जाए जिनके कैंडिडेट्स नोटा से हारे थे। अब ये जानना भी बड़ा दिलचस्प है कि दुनिया और हमारे ही देश में कुछ जगहें इसे अलग तरह से देखती हैं। देखिए, नेशनल लेवल पर तो भारत में नोटा का कोई असर नहीं, लेकिन महाराष्ट्र और हरियाणा में लोकल चुनावों में नोटा को एक फिक्शनल कैंडिडेट माना जाता है। मतलब अगर वो जीता तो चुनाव दोबारा होगा। और अगर हम कोलंबिया को देखें तो वहां तो और भी आगे की बात है। अगर नोटा जीत गया तो चुनाव ही रद्द हो जाता है और पार्टियों को बिल्कुल नए कैंडिडेट्स के साथ दोबारा आना पड़ता है। तो आखिर में हम उसी एक बड़े सवाल पर लौटते हैं, क्या विरोध के एक वोट में, एक असहमति की आवाज में इतनी ताकत होनी चाहिए कि वो पूरे चुनाव को वीटो कर सके, उसे रद्द कर सके? ये सवाल सिर्फ नोटा के बारे में नहीं है, ये सवाल हमारे लोकतंत्र के भविष्य के बारे में है। इसके बारे में सोचिएगा जरूर।